नमस्ते, स्वागत है आपका विज्ञानम विद्या में। तो हम कालक्रियापाद को देख रहे थे। हमने बहुत कुछ देखा कालक्रियापाद में, 19 श्लोकों तक हम कर चुके थे। अब आगे हमको देखना है कुछ विभिन्न उनकी उन्होंने डाटा दिया कि किस प्रकार की व्रतों में बहुत सारे मान निकाले जा सकते हैं। तो हल्का सा यहाँ पर सिर्फ समरी एक तरीके से देखेंगे। इसके प्रैक्टिकल चीज़ों को हम आगे गोलपाद में व इसके आगे की वीडियोस में ही समझ पाएंगे, सीधा नहीं समझ सकते। इसका पूरा डेरिवेशन होता है, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली निकालना पड़ता है, तो बहुत जटिल कार्य है, वो समझ में नहीं आएगा। तो एक बार हम जस्ट आइडिया लेंगे, उसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 19 श्लोक को तो हम कर चुके थे, तो हम 20वें श्लोक से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि ग्रह अपने उच्च से, है ना, शीघ्र गति वाला है तो वह निचोच व्रत पर प्रतिलोम गति से चलता है। सीधी सी बात है, यदि आप पैदल चल रहे हैं, है ना, तो आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कि आप सापेक्ष स्थिर लगेगा, है ना, कि सब कुछ स्थिर है मेरे आसपास। लेकिन वहीं यदि आप बस में जा रहे हैं, है ना, तो आपको लगेगा जो आपका बाहर का व्यू है वो आपसे पीछे जा रहा है ना। आपको ऐसा नहीं लगेगा आप आगे जा रहे हो, आपको ऐसा लगेगा बाकी सब पीछे जा रहा है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। प्रतिलोम गति का मतलब है कि ऐसा लगता है कि वो सब जा रहा है, असली में ग्रह कोई प्रतिलोम गति कर सकता है क्या? संभव नहीं है ना, कि एक अपना गति में चल रहा है, पूर्व से पश्चिम चल रहा है और अचानक से पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है ना, कि किस कारण प्रतीत होता है? गतियों के कारण, क्योंकि उच्च से शीघ्र गति वाला हो गया है ना, तो ऐसा लगेगा अपने निचोच व्रत पर कि वो प्रतिलोम गति से जा रहा है, प्रतिलोम गति में चल रहा है ना। लेकिन ये लगता है सिर्फ, है ना। और जो आगे बात करें, इसका उपयोग कहाँ पर होगा? ये बात मंदोच से ग्रह की गति के लिए लागू है ना। और इसका उपयोग पीछे यह दिखाने के लिए, मतलब यहाँ पर ही इन्होंने पीछे प्रयोग किया था हमने, कि जो मंद फल है ना, प्रतिमंडल के प्रयोग से प्राप्त होता है ना, जो मंद फल होगा। अब मंद फल क्या होता है, तो इसको भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी डाटा आएंगे, है ना, वो टर्मिनोलॉजी पर आधारित होंगे। हम टर्मिनोलॉजी बार बार बताते आ रहे हैं। और यदि अभी भी ये स्पष्ट ना हो तो आप कुछ कमेंट करें। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें। हम एक सिद्धांत ज्योतिष की जो टर्मिनोलॉजी है, इस पर भी एक अलग से 2 3 4 वीडियो बना देंगे, तो ये क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो इसके बाद वही जो मंद फल है, निचोच व्रत के उपयोग से प्राप्त होता है, कि मंद फल कितना है ना, तो मंद फल भी निकाला जाता है, वो इनके ही निचोच व्रत के उपयोग से ही हम प्राप्त करते हैं, है ना। तो इसके अर्थ क्या हो गया 20वें श्लोक का, कि जो यदि ग्रह अपने उच्च से मंद की तरफ चलता है ना, तो वह निचोच व्रत में अनुलोम गति से चलता है ना। और यह बात शिखरोच्च गति के लिए भी लागू होती है, ठीक है, दोनों के लिए लागू है। अब 21वें श्लोक का देखें अर्थ। तो जो ग्रह है मंदोच्च से अनुलोम दिशा में जाता है तथा शीघ्रोच्च से प्रतिलोम दिशा में जाता है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है ना, दोनों। ऐसा ऐसा नहीं है कि विपरीत दिशा में गति करने लग जाएगा। तो मंदोच्च में तो अनुलोम गति है और शीघ्रोच्च में प्रतिलोम गति है। इसके बाद क्या है, मध्यम ग्रह कक्षा मंडल में मंदव्रत अथवा शीघ्रव्रत, है ना, जिसे शीघ्रव्रत को क्या बोला जाता है, निचोच व्रत भी बोला जाता है ना, ये केंद्र पर रहता है ना। तो मध्यम ग्रह जो कक्षा मंडल में कहाँ रहेगा, मंदव्रत के केंद्र पर रहेगा, ठीक है, निचोच के केंद्र पर रहेगा। ये समझने वाली बात है, कक्षा मंडल में, है ना। अब एक शुरू में हमने एक वर्ड और पढ़ा था, क्रांतिवत, है ना, जिस पे क्रांतिवत यानी सूर्य अपनी गति करता है, वह वाला व्रत। तो यहाँ पर जो ये इस पे भी बहुत सारा ये डिबेट होता है कि भारतीय ज्योतिष ये मानता है कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, कहीं पे भी ऐसा बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आप पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चक्कर लगा रहे हो। ये सिर्फ माना गया है, कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए माना गया है कि पृथ्वी सेंटर में और बाकी सब उनके ग्रहों की चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा कहीं भी स्पष्ट नहीं कहा गया है कि भाई ऐसा ही होता है। ये सब एक तरीके से एक कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया है, क्योंकि आप स्वयं समझ सकते हैं ना कि आर्यभट्ट जी है और उन अन्यों की चीज़ों में अंतर पाता है। क्यों पाता है? कि इन्होंने ही सबसे पहले जो भूभ्रमण को बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर गति करती है ना, इन्होंने, बाकी आगे के लोगों ने भी इनका खंडन किया है। पहले के लोगों का तो पता नहीं, लेकिन इनके बाद जो हुए उन्होंने इनका खंडन किया है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, इन्होंने भ्रूभ्रमण कहा, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, है ना। और जो सापेक्ष वाली बातें हैं, तो सापेक्ष भी इनकी बातों से क्लियर होती है। तो हम इसको आगे भी देखेंगे कि क्रांति व्रत किस प्रकार से सापेक्ष गति का उदाहरण है ना। ये क्लियर मेंशन नहीं है कि ऐसा कि भाई सूर्य ही चक्कर लगा रहा है, जबकि वो आप देखेंगे, उस गति को देखेंगे तो वो गति ऐसा ही बनेगा जिस प्रकार की क्रांतिवत बनेगा, विश्ववत रेखा बनेगी, विश्ववत वृत्त बनेगा। तो इस तरीके से पूरी कैलकुलेशंस आसान हो जाए, इस तरीके से उसको बनाया गया। इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक। अब ये वाली बात हो गई, है ना। तो अब यहाँ से समझ सकते हैं आप इसको, अनुलोम और इन गतियों को थोड़ा सा समझ सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर बात होती है, जो ग्रह है ना, मंदोच और शीघ्रोच सभी पूर्व की ओर चलते हैं। ग्रह, मंदोच और शीघ्रोच तीनों ये ग्रह उसकी पूर्व की ओर चलेंगे। ग्रह, तो जो ग्रह है, ग्रह की गति मंदोच की अपेक्षा अधिक होती है ना। तो अतएव वह मंदोच की अपेक्षा पूर्व की ओर
चलता है ना। अब हम मंदोच्च को जानते हैं, मंदोच्च की अपेक्षा ग्रह की गति अधिक ही होगी, क्योंकि मंदोच्च अधिकतम दूरी तक बिंदु होते हैं, है ना, वहाँ धीरे 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 गति घटती है ग्रह की, है ना, तो इससे ग्रह की गति से, वो ग्रह की गति मतलब जो मध्यम गति है, औसत गति, उससे कम ही होगी, है ना, ठीक है। तो इसलिए हमें पूर्व की ओर जाते हुए दिखेंगे, पूर्व की गति को अनुलोम कहा जाता है ना। और जो शीघ्रोच्च है वहाँ पर इसकी गति जो कम होगी, शीघ्रोच्च की गति से ग्रह की गति कम होती है, शीघ्रोच्च ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वह क्या होगा, प्रतिलोम दिशा में जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि अचानक से समझ रहे हैं आप क्यों ऐसा होता है ना, शीघ्रोच्च की गति से ग्रह की गति कम हो जाती है, तो जैसे ही वो होगा तो वो प्रतिलोम दिशा में दिखने लग जाएगा, है ना। तो ये कोपरनिकस के सिद्धांत से भी थोड़ा स्पष्ट होता है, हालांकि वो बाद में आए, है ना। आर्यभट्ट जी लेजेंडरी है ना, लेजेंडरी है पूरे विश्व में, इनकी होड़ नहीं हो सकती, इनके डाटा बहुत स्पष्ट डाटा है ना, और बहुत सारी क्रांतिकारी इन्होंने चीज़ें दी है ना। और जो इन्होंने तुलना करके बताया है कोपरनिकस से, कि उन्होंने मतलब बहुत ऐसी, कोपरनिकस भी बहुत बड़े विद्वान थे, है ना। तो जैसे ये इन्होंने कहा, इस लाइन को पढ़ी है ना, आर्यभट्ट के अनुसार बुध और शुक्र के शीघ्रोच्च के भगन वही है जो कोपरनिकस के सिद्धांत में इन ग्रहों के सूर्य के चारों ओर के भगन है, आप समझ रहे हैं। और मध्यम ग्रह के वे भगन है जो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की संख्या है। देखिए ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर, है ना। आप हम इस हमारे सिद्धांत में हम कह रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है ना, लेकिन वही डाटा कोपरनिकस के उस डाटा में आता है जो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए जा रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ से इस सापेक्षता को यहाँ से बहुत क्लियर समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सापेक्षता है ना, कितने क्लियर मान निकाले गए आसान विधियों से। और यहाँ पर ये मान है, ये मान किसके हैं, जो पृथ्वी की दूरी है ना, और जो अन्य ग्रहों की दूरी है ना, पृथ्वी और सूर्य की दूरी है, और जो पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी, उनका तुलनात्मक, है ना। तो यहाँ पर इनका तुलनात्मक मान दिया हुआ है ना। तो ये मान बहुत काफ़ी शुद्ध मान कहे जाते हैं, आर्यभट्ट जी के बहुत शुद्ध मान है ना। आप आधुनिक मान भी देख सकते हैं, आर्यभट्ट जी के मान भी देख सकते हैं, है ना। और शुक्र और शनि के लिए तो कोपरनिकस से भी ज़्यादा शुद्ध मान बताए जाते हैं। कोपरनिकस के टाइम पे जहाँ तक ऐसा था कि उनके पास काफ़ी अच्छे यंत्र वगैरह थे, और वो काफ़ी बड़े विद्वान भी थे, लेकिन आर्यभट्ट जी का कोई मुकाबला नहीं है ना। इस बात को आप स्मरण रखें, थोड़ा भारतीयता की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। अब 22, 23, 24, 25 श्लोक हैं, इनके भी हम थोड़ा सा इनको जानते हैं। जो मंद फल होता है ना, तो मंद फल धन और ऋण दोनों प्रकार का होता है ना। और जो शीघ्र फल होता है, मंद फल और शीघ्र फल दो है ना। तो इसके जो विपरीत शीघ्र फल है वो धन और ऋण होता है ना। ये ऋण और धन होगा, वो धन और ऋण होगा। इसको हम समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसको आगे समझ जाएगा पूरा। तो ये जो प्रथम 6 राशि होती है, हमें पता है टोटल 12 राशि होती है, जिनमें जो प्रथम 6 राशियाँ होती है ना, जब मतलब क्या है, आप एक इसको समझे चतुर्थांश बना के, किसी को भी जीरो मान लीजिए, है ना। तो जीरो, है ना, 90, 180, 270 और यहाँ पर 360, है ना। तो ये इस प्रकार है। तो अब यहाँ पर जब 0 से 180 के बीच में है ना, इस लाइन के नीचे है, तो यहाँ पर इसके मान होता है, तो जब क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, ऋणात्मक होगा, इस लाइन के नीचे होगा। और जब इस लाइन के ऊपर होगा, है ना, अन्य 6 राशियों के बीच, जब इसका मान क्या होगा, धनात्मक। और जबकि जो शीघ्र फल है उसमें ये मान विपरीत हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से क्लियर। जब 0 से 180, आपको पता है एक पूरा व्रत होता है वो 360 डिग्री का होता है ना। तो उसमें से जब 0 से 180 तक होगा, तो एक का मान, जो मंद फल है उसका मान पहले ऋण होगा, उसके बाद जब 180 से 360 के बीच में होगा, जब धन हो जाएगा। इसी प्रकार जो शीघ्र फल है उसका मान 0 से 180 तक धन होगा, उसके बाद ऋण हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करें, शनि, बृहस्पति, मंगल के लिए क्या होगा, पहले ऋणात्मक, फिर अथवा धनात्मक मंदफल के आदि ग्रह से संस्कार, ग्रह का संस्कार करना चाहिए, है ना। इन्होंने थोड़ी सी आगे इसमें व्याख्या और जोड़ी है अपनी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस मंदफल संस्कृत ग्रह से, है ना, जो संस्कार कर दिया जाता है, तो उसके बाद संस्कृत ग्रह से शीघ्र फल निकालकर उसका आधा मंदफल संस्कृत ग्रह में लगाना चाहिए। ये कुछ विधियां बता रहे हैं ना। फिर इससे क्या है, एक और संस्कृत ग्रह लगा दिया तो द्विसंस्कृत हो जाएगा, है ना। फिर मंदफल निकाल लिया, फिर पूरा मंदफल मध्यम ग्रह में लगाना चाहिए, तब स्फुट मध्य ग्रह होता है ना। इस तरीके से निकालते जा रहे हैं ना। स्फुट मध्य ग्रह से शीघ्र फल निकालना चाहिए, और शीघ्र फल से स्फुट ग्रह में लगाने से अब ये स्फुट ग्रह अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो ये विधि बताई गई है, लेकिन ये वही मैं बोल रहा था, बहुत जटिल है, इसमें इतना हमको जाना नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी इसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं मिलती होती है ना। बहुत डीप नॉलेज वाली चीज़ें हैं, हमें इतना एडवांस कोर्स नहीं है, बेसिक कोर्स है, तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, है ना। तो ऊपर ऊपर से देखते हुए बस समझना है, हमें अपने ग्रंथों की महानता समझना है कि उन्होंने क्या बोला। तो हमने इसमें महानता इतनी समझनी थी जो हमारे समझ में आ सकती थी कि ये मान, है ना, आर्यभट्ट जी के मान देखिए आप कितने शुद्ध हैं, है ना। इन मानों की दोनों की तुलना करके देखिए।
है ना, इन मानों की आप तुलना करके देखिए, इन मानों की आप तुलना करके देखिए, ये है ना, जिस पे हमें गौरव करना है। हाँ, जो चीज़ें समझ में आने योग्य है ना, जो ज़्यादा निकालने करने वाली चीज़ें उन पे इतना भी फोकस नहीं कर रहे, उनके लिए एक एडवांस सीरीज अलग से निकालेंगे। तो बुध तथा शुक्र के लिए मध्य ग्रह को शीघ्रोच्च में से घटाकर शीघ्र केंद्र प्राप्त कर शीघ्र फल ज्ञात करना चाहिए, है ना। और इस शीघ्र फल के आधे द्वारा मंदोच्च में ऋण और धन संस्कार करना चाहिए। ये भी फिर विधियाँ हैं, ये चारों श्लोकों में विधियाँ ही विधियाँ है ना। इस तरीके से स्फुट ग्रह प्राप्त होता है ना। तो मेष से प्रारंभ करके 6 राशियों के लिए मंदोच्च में से शीघ्र फल के आधे को घटाना चाहिए, है ना। जो शीघ्र फल आएगा, अब मैंने इसमें से एक चीज़ स्किप कर दी है, जो अपना श्लोक था ये 21वां। तो यहाँ पर बहुत बड़ी व्याख्या आती है ये मंदवच और शीघ्रवत की निकालने के लिए, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है क्योंकि बहुत सारा गणितीय भाग था उसमें। तो उसके लिए अलग से हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे उसको समझाने के लिए, क्योंकि अभी गणितीय पोर्शन की भी एक इसमें वीडियोस डालेंगे, तो गणितीय पोर्शन को समझाकर उन चीज़ों को हम गणित वाली चीज़ों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई है। तो यहाँ पर क्या है कि तुला से प्रारंभ करके, है ना, जो ये मेष से प्रारंभ करके और 6 राशियों तक तो मंदोच्च में से शीघ्रफल के आधे को घटाना चाहिए, और तुला से प्रारंभ करके मंदोच्च में से शीघ्रफल के आधे को जोड़ना चाहिए, है ना, इसमें जोड़ना है। तो इस मंदोच्च से मंदफल ज्ञात कर पूरा मध्य ग्रह में देने से यह ग्रह स्फुट मध्य हो जाता है ना। और स्फुट मध्य ग्रह से शीघ्र फल प्राप्त कर स्फुट मध्य ग्रह में देने से स्फुट ग्रह प्राप्त होता है ना। तो अंत में वही है, स्फुट ग्रह कैसे प्राप्त हो। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या है ये मंद कर्ण क्या होता है, शीघ्र कर्ण क्या है ना। तो इनको पूरा गणितीय रूप में ही समझा जा सकता है। तो अभी सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको इस जब गणितीय भाग करा दूंगा, व्रत आदि की पूरी की जानकारी दे दूंगा, उसके बाद मैं इनको भी पूर्ण रूप से समझाऊंगा, है ना। तो मंद कर्ण और शीघ्र कर्ण के गुणनफल को व्यासार्ध से भाग देने पर, है ना, पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी प्राप्त होती है ना। कक्षा में ग्रह का जो वेग होता है वह मंद निचोच व्रत पर प्राप्त होता है ना। मंद और निचोच, है ना, इस व्रत पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि मंद कर्ण और शीघ्र कर्ण के गुणनफल को व्यासार्ध से भाग दे देंगे। व्यासार्ध क्या आएगा, व्रत का जो व्यासार्ध आएगा, है ना, व्रत बनेगा जो, उसी में ही त्रिभुज बनाकर कर्ण आदि निकाले जाएंगे। तो उनके केंद्रों को जब घटाएंगे तो उसके बीच की दूरी हमको प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 25 तक पूरा कर लिया है, तो हमारा काल क्रियापाद यहाँ पर पूर्ण हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें अब गणितीय पाद की देखेंगे, उसके बाद फिर हम काल क्रियापाद के इन गणितीय स्वरूप को समझेंगे। हो सकता है कुछ प्रारंभिक वीडियोज, क्योंकि 18-19 जो श्लोक हैं गोलपाद के, वो भी थियोरटिकल है, उसके आगे गणितीय आ जाते हैं ना। तो हो सकता है हम उनको कर लें, उनके बाद गणित की ओर एक साथ बढ़े जाए, है ना, या फिर इनको देख लेंगे। तो आप जैसा भी हो आप कमेंट करें, बताएं, और कोई भी इससे प्रश्न आदि हो तो वो बताएं, उसके बाद हम इस प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।